हेलो एवरीवन। चलिए आज हम सेकंड क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2। उससे पहले आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से कृष्णा सर आपको तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपको और आपके परिवार को। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। असली आज़ादी तो आपको तब मिलेगी जब आप सिलेक्शन पाएंगे। माँ बाप का एक सपना होता है, उस सपना कि उनका बच्चा सक्सेस हो, उनसे ज़्यादा सफल हो। आज भारत 75 वर्ष का हो गया। 75 वर्ष, 75 ईयर्स। 75 ईयर्स में कहते हैं ना कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भारत आज एक ऐसा देश है जहाँ पे 75 करोड़ से के करीब करीब लोग 35 वर्ष की आयु से कम है। मतलब वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को। लेकिन अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाया हुआ तो इसकी प्रतिकूल स्थितियां भी आ सकती हैं। इसका भयानक चेहरा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी इस कार्यबल का, इस पॉजिटिव रेशो का, इसका फ़ायदा उठाना, कैसे फ़ायदा उठाना है चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योर्स में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में इस जो यंग बच्चा है इसको आना पड़ेगा। ये भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ में एक युवा पीढ़ी को गाइड कर रहा है। और यहाँ पे जिनके पास अनुभव है उनको गाइड करना पड़ेगा। एक तरफ जो यूएसए है उसकी स्थिति आप देखो, वहाँ पे रिलेशनशिप रही नहीं है, समाज बिखर चुका है। यूरोप धीरे धीरे यूएसए बिखर रहा है, केवल आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। उसी तरह अगर आप यूरोप में देखें तो यूरोप लचर स्थिति में आ गया, यूरोप के पास कुछ बचा ही नहीं है। एंड थर्ड थिंग, रशिया और चाइना से कोई निवेश नहीं करना चाहता वहाँ पे, सब डरे हुए हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मिला है इन्वेस्टमेंट का वो इंडिया में मिला है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका सब चाह रहे हैं कि इंडिया में निवेश हो, और इंडिया में स्थिति भी अभी बनी हुई है। तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते हुए, ये मोबाइल को छोड़ो, सारी चीज़ों को बहुत आगे जाना है, देश के लिए काम करना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। होप आप समझ गए होंगे मेरा जो कहने का तात्पर्य था। अब बात करें तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एक बार रिकैप में करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्लाइमेट चेंज में पढ़ा था आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट में हमने आईपीसीसी को जाना था कि 1988 में ये बना था डब्ल्यूएम और यूनेप के उसमें। देन इसमें 195 कंट्रीज़ हैं। जिनेवा में इसका जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है 2007 में। कंबाइंड में अल गोर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था, 2013 में इसकी 5वीं रिपोर्ट आई, 1990 में इसकी पहली रिपोर्ट आई। ये इंफॉर्मेशन देता है, आंकड़े देता है, डाटा देता है और इसका आधार जो रहता है पूरा जलवायु पर लिख के उस पर करता है। फिर इसने स्थिति बताई कि 1750 से अगर हम बात करें, मतलब वो औद्योगिक क्रांति के टाइम की बात लेते हैं, तो उसमें क्या है 2011 से 2020 में इतनी वृद्धि हुई है, इतनी भूभाग पे ले ली और महासागर पे ले ली। फिर 1850 के बाद का डाटा बताया इसने। सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है आपका निम्न तापमंडल बायोस्फीयर्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या हो रहे हैं, हिमनद पिघल रहे हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जैसे चांसेस हैं कि छोटे छोटे द्वीप डूब जाएंगे। बीओडी कम हो रही है, वर्षण, ये ओलावृष्टि, ये वो बारिश, ये बारंबारता इनकी इतनी इंक्रीज़ होगी। जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ बारिश पड़ती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, सैलिनिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। और जब ग्लेशियर की जो आपकी हिम रेखा की हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ये लाखों साल पहले चीज़ें मतलब इतने लाखों साल में अब हो रही हैं ये चीज़ें, ऐसे देखा गया इस तरह से।
फिर भारत धनात्मक भारत कह रहा है मतलब अभी जो कंडीशन चल रही है धनात्मक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग की चल रही है, मतलब जितना आ रहा है उससे कम जा रहा है, मतलब यहाँ रह जा रहा है उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। कौन कौन सी गैसेज हैं? CH4 आप देखो, मीथेन का हम देखें तो CO2 N2, इनकी ये सब ग्रीन हाउसेज गैसें हैं। आपको पता होगा ना कि जितना आ रहा है वो जा रहा है, यहाँ पे CO2 रोक ले रहा है या जल वाष्प रोक ले रहा है, उसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये सारे काम हो रहे हैं। कुछ डाटा दिए इन्होंने 2050 तक के क्या क्या करना है, 1.5 से 2 डिग्री पे हमें होल्ड करना है। और शून्य निवल शून्य का मतलब ये नहीं है कि हम 0 कार्बन उत्सर्जन कर देंगे, मतलब जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उतने इक्विवेलेंट में हम उसको सिंक भी कर ले रहे हैं, मतलब इस टाइप से आपका होगा। कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐसा असंभव है। ठीक है, फिर जो भारत की अगर हम देखें, भारत में लू और इनकी बारंबारता बढ़ गई, मतलब जो आपके इधर से आ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसकी पहले कम आते थे, अभी बार बार आ रहे हैं, उनकी वजह से जो डेवलप नहीं हो पा रहा है आपका ईस्टर्न जो एरिया है, बाढ़ बढ़ गई हैं। फिर एक गैप रिपोर्ट है। गैप रिपोर्ट मतलब हमने टारगेट क्या बनाया था, ठीक है, और हम एग्जीक्यूशन हमने कितना किया, हम किस स्टेटस पे हैं, इन दोनों का गैप देखना है, इस गैप को मिनिमाइज़ करना है। इस रिपोर्ट में डाटा आंकड़ा देते हैं। ये रिपोर्ट कौन देता है? यूनेप देता है। यूनेप के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यूनेप के बारे में हमने जाना कि यूनेप क्या है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे कैसे हम चीज़ें कर रहे हैं, कितनी करें तो कितनी होगी। अगर 30% कटौती करें तो 1.5 डिग्री, मतलब हमें 55% करनी पड़ेगी। 2 डिग्री तक सीमित रखना है तो 30% करनी पड़ेगी, और 1.5 रखना है तो हमें 55% कटौती करनी पड़ेगी। ये सारे डाटा इसमें आ रहे हैं। देन एडॉप्शन गैप रिपोर्ट, सेम देखो यहाँ पे उत्सर्जन अंतराल गैप रिपोर्ट है, मतलब एमिशन गैप रिपोर्ट, कितना एमिशन करें, और यहाँ पे हम एडॉप्शन कितने, एडॉप्शन मतलब अनुकूलन जिसे कहते हैं। अनुकूलन होता है कि आपका कोई एरिया है वो ज़्यादा वल्नरेबल है किसी इसके क्लाइमेट चेंज के लिए, इसको हम अनुकूल करेंगे, इसको मतलब इसको हम इस शुभेच्छा से कम करेंगे, इसको उसके अनुकूल कर देंगे जिससे इस पर इम्पैक्ट कम पड़े। देन कुछ नियमावली हैं यूनेप के बारे में बताया। यूनेप में ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ये आ जाता है स्टेट सर्विसेज में, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका एक कार्यकारी निदेशक होता है। अच्छा, यूनेप कब बना? यूनेप बना 1972 में। 1972 में क्या होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन, इसको यूनेप के नाम से कर दिया था इन्होंने। 2030 एजेंडा भी बनाया। इसका सेम उद्देश्य है इस एजेंडे पे काम करना, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके 17 गोल्स करे हैं, ये सारी चीज़ें इस पे काम करना है 2030 तक। 193 कंट्री हैं और भारत इसका सदस्य है। नैरोबी केन्या, ये ध्यान रखना, इसका नैरोबी केन्या में है। इसका जो अनुदान से सारा पैसा आता है 95% तक, इसमें कोई भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो 72 में वो हुआ तो 73 में साइट्स बना। साइट्स क्या है? व्यापार की बात करता है, वन्य जीव की और वनस्पति की। देन 79 में इसका CMS आया। CMS मतलब वन्य जीव जो माइग्रेटेड स्पीसीज हैं उनके लिए संरक्षण के लिए बात करता है। देन ओजोना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन बोल रहा है 85 में, 85 के करीब में। बेसल कन्वेंशन 1989 में, जो खतरनाक अपशिष्टों के लिए, मतलब जो आपका ठोस अपशिष्ट है उसको मैनेजमेंट के लिए। देन आवाजाही की उसका ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर CBD बायोडाइवर्सिटी पे 92 में आया। 92 में अर्थ समिट भी आया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन आपका रोटरडैम किसके लिए? खतरनाक केमिकल जो कीटनाशक हैं, केमिकल्स हैं, उनके लिए। 1988 में रोटरडैम इसलिए भूल जाता है क्योंकि बार बार ये यूज़ नहीं होता। जैसे आपका साइट 1973 यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। पारा मरकरी 2013 और स्टॉकहोम 2001। चलिए, ये 4 रिपोर्ट्स और देता है यूनेप जो है। पहला एनवायरनमेंट आउटलुक की रिपोर्ट देता है। देन ये अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट देता है। तो 2 रिपोर्ट, तो एक एमिशन रिपोर्ट देख ली हमने, एक ये आपका गैप रिपोर्ट देख ली हमने। अनुकूलन गैप रिपोर्ट, ये इस पर तो बात ही कर रहे हैं। ट्रिपल इमरजेंसी देता है, और कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेटिक देता है। इसके ये जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके साथ मिलकर देता है। फिर एक बुलेटिन जारी हुआ जो WMO करता है। WMO की कब हुआ? 1873 में। ये भी एक सेम है। WMO 1950 में वैसे बन गया था। 1950
की अभिपुष्टि में ये एक इंटरेस्ट बना। ये अभिपुष्टि 1950 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना उत्पत्ति 1873 में ही हो गई थी। ये वायुमंडल के साथ डाटा कलेक्ट करता है, बताता है कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये सारी चीज़ें। सेम जिनेवा स्विट्जरलैंड 193 कंट्री, भारत इसका सदस्य है। ठीक है, ये बता रहा है ग्रीन हाउसेस गैसेस कितनी बढ़ गई हैं इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बताया कि जो इसका औद्योगिक स्तर था CO2 का 413.2 प्रति मिलियन तक पहुंच गया, जो 149% बढ़ा है। अगर मीथेन की बात करें तो 262% और नाइट्रस ऑक्साइड 123%। 90 से 2020 का डाटा बोल रहा है रेडियोटिव फोर्सिंग में 47% की वृद्धि होगी। मतलब जो आ रहा है वो जा रहा है, यहाँ पे इतनी इंक्रीज होगी जो 90 में जितनी इंक्रीज हो रही थी उससे। तो अब हम आज की क्लास पे आते हैं। ये थोड़ा सा रिकैप मैंने मारा है क्योंकि ज़रूरी था। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, तो कुछ बच्चे पढ़ के नहीं आते उसके लिए। चलिए, वैश्विक मीथेन आकलन मतलब ग्लोबल मीथेन असेसमेंट की बात कर रहे हैं। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट पे अगर हम बात करें, हाँ, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट पे मतलब ये मीथेन को, अब तक हम CO2 को मीथेन के बारे में अगर देखना है तो उससे पहले ये आप क्लाइमेट क्लीन एंड एयर, ये आप देखो। ये बोलता है कि 2012 में क्या किया, कुछ कंट्रीज़ थे, बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन और संयुक्त राज्य, इन सब ने मिलके एक संगठन बनाया यूनेप के साथ में। किसके साथ में? यूनेप के। कौन कौन थे? बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन और ये। इन्होंने कहा जो अस्थायी जलवायु प्रदूषक है, जो जलवायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको हम धीरे धीरे उन चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे, कम करेंगे। और जो आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनको हम कम करेंगे। जैसे मीथेन पे उन्होंने टारगेट लिया। देन एयर क्वालिटी इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट करना इनका वो है। और मेन है अस्थायी जल प्रदूषक को कम करना। इसमें कोई भी आ सकता है, व्यापार संगठन, सब इंटरगवर्नमेंटल जो संगठन है, ये सारी चीज़ें। और भारत इसका एक भागीदार देश है, ध्यान रखना। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, इसका काम क्या है? ये वैश्विक मीथेन आकलन कर रहा है अभी। तो जो उत्सर्जन समन हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें वो इसकी हेल्प, मतलब उस रिपोर्ट में ये आंकड़े देता है। सब मिलके ही तो रिपोर्ट्स बनाते हैं, आधा आंकड़ा इधर से, आधा सर्वे किया, ये करिए वो किया, क्योंकि सब मिलके ही एक अच्छा हम एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। अब इसका क्या है रिजल्ट, ये बताता है रिपोर्ट के औद्योगिक जो स्तर से अगर हम पहले देखें तो मीथेन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुका है। मीथेन का कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है। इसका टाइम ड्यूरेशन तो कम रहता है, मतलब टाइम तो लेस रहता है इन कंपेयर टू अदर्स। इसका 10 साल 15 साल के करीब रहेगा। ये मीथेन जलवायु अपने एनवायरनमेंट में 10 से 15 साल तक रह सकती है, लेकिन ये कई गुना कार्बन डाइऑक्साइड से खतरनाक है जो एनवायरनमेंट में। पिछले वर्ष अगर वायुमंडल में मीथेन का संकलन बहुत बढ़ गया, और जबकि CO2 की मात्रा आपकी कोविड-19 में गिरावट आई थी। अब इसमें मानव उत्सर्जित पे हमें टारगेट करना है। अगर 45% की कमी करने से हम क्या कर सकते हैं, 0.3 डिग्री की कमी ला सकते हैं टेम्परेचर में। अगर हम 45 डिग्री की कमी करते हैं 2045 तक। मिटिगेशन से रिलेटेड, मिटिगेशन में क्या है मिटिगेशन में हमें, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की मिटिगेशन पावर अलग अलग है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो अपशिष्ट के प्रबंधन में बहुत अच्छा काम करता है। चाइना की बात करें तो मीथेन के उत्पादन में और पशुधन में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सारी चीज़ें मिल के काम करना पड़ेगा, तो ये एक बेहतर काम हो पाएगा। ठीक है, मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए सिफारिश है। अब जो एग्जीक्यूटिंग मतलब जो प्रैक्टिकली है उस पर क्या करना है। प्रैक्टिकली में हमें देखो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकना है, क्योंकि हम खाद्य पदार्थ ऐसे ही फेंक देते हैं, वहाँ से मीथेन ज़्यादा होता है। पशुधन के प्रबंधन, क्योंकि जब पशु जुगाली करते हैं तब मीथेन का चांसेस है। वेटलैंड से मीथेन आता है। ठीक है, और जो मांस और दुग्ध उत्पाद सभी घटकों को कम मात्रा वाला भोजन ग्रहण करना, मतलब जो शाकाहारी हैं या स्वास्थ्य के लिए हितकर आहार है, मांस, दूध संबंधी घटकों की कम मात्रा वाला भोजन हमें ग्रहण करना। मतलब चीज़ें हमें प्रैक्टिकली चेंज करनी पड़ेंगी, तभी इसका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, जिसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपका अपशिष्ट निकलते हैं, ये सारी चीज़ों का सही तरह उपचारण किया, प्रबंधन किया, निस्तारण किया,
ये काम करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी ओर हमें जाना पड़ेगा, जैसे सौर ऊर्जा होगी, विंड एनर्जी होगी, ये सारे काम। और अगर ये उत्सर्जन हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, टैक्सेशन सिस्टम जैसे कार्बन क्रेडिट हमने लगाया था सेम उस पर हम कर सकते हैं। आप 1650 का अगर लेवल देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये 1900 तक पहुँच गया है, ठीक है। 84 टू 219 तक डाटा दे रहा है। अब इसमें क्या है, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है, ये एक लीडरशिप मीटिंग थी जिसकी भारत ने सह अध्यक्षता की। ये क्या है, सरकारों के बीच एक अपनी मर्जी से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक संगठन है जो बात करता है कि हमें इसमें मीथेन का वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। 45 कंट्रीज़ हैं, 2004 में इसका गठन हुआ। अब मीथेन को जानो थोड़ा सा, मीथेन क्या है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, मतलब कम टाइम तक रहता है, मतलब 1 दशक तक इसकी बनी रहती है। कहाँ से निकलता है, नेचुरल सोर्सेज और एंथ्रोपोनिक सोर्सेज। अगर हम देखें नेचुरल में आपका वेटलैंड है, जल है, भूवैज्ञानिक सागर है, दीमक, जंगली जानवर, परमाफ्रोस्ट, ये वनस्पतियाँ। आपको मैं बताऊँ परमाफ्रोस्ट में सबसे ज़्यादा, परमाफ्रोस्ट क्या होता है, मतलब ग्लेशियर्स में ये बर्फ़ में जमी हुई है, और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना तो मीथेन भी निकल रही है, तो उसका कंसनट्रेशन एकदम बढ़ेगा, तो उस पर ध्यान देना। परमाफ्रोस्ट आ जाता है इसलिए मैंने बताया। और मीथेन सबसे डेंजर क्यों है, क्योंकि ये जो धरातलीय ओजोन 2 तरह की होती है ना, एक तो आपका समताप मंडल में पाई जाती है, एक धरातल में, मतलब क्षोभ मंडल में। भाई क्षोभ मंडल वाली सबसे खतरनाक है, ये मतलब ये एक पॉइजन टाइप में है, और इससे 5 लाख लोग सालाना मर जा रहे हैं। ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचा रही है, फसलों को हानि पहुंचा रही है। देन इस पर अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो असंतुलन हो जाएगा, मतलब आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और भी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट के बारे में हम क्या करना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये क्या बोलते हैं, ये कम अवधि में रहते हैं, लेकिन गर्म करने की, जो वायुमंडल को गर्म करने की पावर है इनकी कई गुना ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। ये डेंजर होते हैं आपके तंत्र के लिए, कृषि उत्पादकता के लिए। जब कृषि उत्पादकता पे इम्पैक्ट डालेंगे तो खाद्य सुरक्षा हमारी खतरे में आ जाएगी, उसको ध्यान में रखना। जैसे इनका है ब्लैक कार्बन है, मीथेन है, जो आपकी क्षोभ मंडलीय ओजोन अभी मैंने बताई, और HFC, ये आपके सारे 45% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं ये। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा ब्लैक कार्बन है जो इसमें वो करता है। नेक्स्ट, पेरिस समझौते के सम्मेलन में आगे तीर्थर अग्रसर हैं। अब बात करते हैं कि भारत ने पेरिस सम्मेलन में जो प्रतिबद्धताएं की थी उस पर क्या एक्शन लिया। अब देखो, भारत जो है सौर गठबंधन में सबसे पहले शामिल था। भारत, फ्रांस, इन्होंने मिलके ये सौर गठबंधन कराया था। अब 2021 में एक संवाद हुआ, एक डायलॉग हुआ, वहाँ पे जो विद्युत नवीनीकरणीय ऊर्जा, इसके लिए हमने बात की कि हम किस तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ सकते हैं। एनडीसी बनाई, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर हम एक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक गाइडलाइंस बना ली कि हम इस तरह से रूपरेखा बना के इस तरह से काम करेंगे। जो पेरिस में हमने प्रतिबद्धताएं, चैलेंजेस की प्रोमिस किए थे उसको पूरा करने के लिए 2030 तक भारत बोल रहा है 40% अपनी ईंधन से, मतलब गैर जीवाश्म ईंधन से, बायो पे नहीं जाएगा, गैर जीवाश्म पे जाएगा, उससे हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कम प्रोड्यूस होंगी, हमारा वातावरण कम प्रदूषित होगा। तो 40% का टारगेट लिया है भारत ने। और 2005 के स्तर की तुलना में अगर जीडीपी में उत्सर्जन तीव्रता देखें तो 2020 तक हम 20 से 25%, मतलब जो 2005 का स्तर था, हम इस पे स्तर काउंटर करते हैं ना, तो उसमें 20 से 25%, और 2030 तक 33 से 35% तक की कमी ला देंगे हम, तब जाके हमारे टारगेट अचीव होंगे। अब जो अगर वनारोपण और वृक्षारोपण के माध्यम से हम एक कार्बन सिंक बनाते हैं जो कार्बन को स्टोर करता है, कार्बन खींचता है, सक करता है, तो 2.5 टू 3 बिलियन टन CO2 का बराबर। अब भारत ने अब तक क्या किया है, जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में 100 गीगावाट की अपनी उपलब्धि अर्जित कर ली, जो इसने टारगेट बनाया था 2024 तक के लिए। देन भारत की 38.5 जो संस्थापित ऊर्जा है, उत्पादन क्षमता है, वो हमारी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है। ज्ञातव्य, मतलब हम देखें तो
वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत चौथा स्थान रख रहा है इस रिन्यूएबल एनर्जी में, और ये जो सोलर एनर्जी है उसमें 5वां स्थान है। ये डाटा कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाते हैं। अगर हम एनडीसी की बात करें तो 2005 के स्तर पे 2030 तक 35% हमने टारगेट लिया है और हम 28% तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, केवल 110 कंट्री ऐसे हैं जो इसके पेरिस समझौते के पक्षकार हैं जिन्होंने अब तक अपनी एनडीसी दे दी है, एनडीसी प्रस्तुत करती है कि मतलब राष्ट्रीय लेवल पे हमने रूपरेखा में ऐसे काम करेंगे। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन, कुछ कन्वेंशन देखेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है COP26। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि COP26 बहुत इंपॉर्टेंट है। COP26 UNFCCC के मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पे एक COP पार्टी है। ये कहाँ हुआ? ग्लासगो में, यूके में। इसमें दो सम्मेलन और हुए, CMP16 जिसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, और उसका 16वां सत्र हुआ, और पेरिस समझौता 2015 में उसका 3रा सत्र हुआ, CM में 3। ये ध्यान रखना है, तीनों एक साथ ही हुए हैं ग्लासगो में। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें कि इसके टारगेटेड क्या हैं, इसका टारगेट सबसे पहला है कि 1.5 डिग्री तक मेंटेन करना। 2050 तक जो निवल कार्बन उत्सर्जन मैंने बताया था किस तरह से 1.5 डिग्री से कम बनाए रखना है टेम्परेचर को। दूसरा है कि हमें फंड जोड़ना पड़ेगा। फंड कैसे जोड़ना पड़ेगा? जो डेवलप्ड कंट्री है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए या इनके डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको $100 बिलियन का देना पड़ेगा। देन हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी और परिस्थिति की हमें बचाना पड़ेगा, परिस्थिति के तंत्रों को जो ऐसे बदल रहे हैं, सडनली चेंज हो जा रहे हैं, वनाग्नि लग जा रही है, मतलब सब कुछ बदल रहा है। आपको वो रोकना पड़ेगा, आपको हैबिटेट्स ख़त्म होने से बचाने पड़ेंगे वन्य जीवों के लिए। तभी आप देखिए तेंदुए शहर में आ जा रहा है क्योंकि हम उनके उसमें अधिग्रहित कर लेते हैं ना उनकी जगह वो। अब COP26 ने कहा कि सभी को मिल के काम करनी पड़ेगी, और जो इसकी रूल बुक है उस पर कितना काम किया ये आपको मतलब ये एक तरह का बाध्यकारी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे और इसके पूरे हमें झेलने पड़ेंगे। देन ये पेरिस रूल बुक की बात करते हैं। पेरिस रूल बुक को लास्ट हमने जब 2019 में COP25 हुआ उसमें इस पर समन्वयता बन नहीं पाई कि हम रूल बुक को किस तरह से वो करेंगे और किस तरह से हम काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अगले जब नेक्स्ट COP26 होगा उसमें करेंगे। मतलब ये ग्लासगो जो समझौता हुआ इस पे हमने बात की कि 197 जो थे नियम 16 के तहत हमने बोल रहा था कि नेक्स्ट हम उसमें काम कर लेंगे। तो ग्लासगो जो है इसमें 197 ने माना कि हम काम करेंगे और पेरिस रूल बुक को अंतिम रूप देंगे। इस तरह से सबने टारगेट बनाया 2030 तक 1.5 डिग्री तक रोकना है, जो 2015 पेरिस जलवायु समझौते में एक्सेप्टेड किया गया था। 2030 तक 45% की कटौती और 2050 तक शून्य स्तर तक लाना, ये दो टारगेट हैं, 2030 तक 45% और 2050 तक निवल शून्य। अब इसके कुछ रिजल्ट निकले, जैसे महत्वाकांक्षा है। अगर हम COP26 की महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें 153 देश हैं 2030 तक जो नई जलवायु मतलब नई एनडीसी के रूप में जाना चाहते हैं। देन अपनी जो इन्होंने प्रोमिसेस किए फिर से उस पर विचार करने और फिर से उस पर मतलब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक का काम तो नहीं है, ये हमारा सबका काम है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, सभी कंट्रीज़ की बराबर की इसमें साझेदारी होनी चाहिए। देन जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध अगर हम लक्षित कार्रवाई की बात करें कि हमने जीवाश्म ईंधन पे क्या टारगेटेड लिया है, तो इस पे सबसे पहली बार ऐसा बना है इस किसी की भी COP में कि सब मिलके टारगेटेड रिजल्ट दिया कि हम इस पे काम करेंगे। जो कार्बन कैप्चर है संचयन के बिना दहन किए जा रहे कोयले के चरणबद्ध तरीके, मतलब जो हम कोयला जला रहे हैं और उसका कैप्चर नहीं कर पा रहे, उससे जो निकल रहा है या उसको संचय नहीं कर पा रहे, उसको हम पहले चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करेंगे। अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके मतलब दो, एक तो कौन सा जो कैप्चर नहीं कर पा रहे उसको, और दूसरा जो अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी हम दे रहे हैं ऐसे ही उसको चरणबद्ध तरीके से, ये दोनों। देन हमें एडेप्शन के लिए 2025 में 2019 के स्तर से हम कम करने की मतलब हम जो सामूहिक प्रावधान जो फंडिंग है उसको बढ़ाएंगे 356 तक की फंडिंग, मतलब $35 करोड़ की अनुकूलन निधि की बात हुई है। इस निधि पे एक क्षमता हमें बताइए तो 100% ये अब क्या हो, ये आपका ऋण में ना दिया जाए,
ये आपका अनुदान में दिया जाए, मतलब ऋण को क्यों वापस करना पड़ता है, तो इसलिए झिझकते हैं और वैसे होगा। तो ये 100% हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे सकते हैं, उनके लिए गरीब देशों को ऋण के बजाय। इस तरह से आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना। एक समलेख कार्यक्रम की बात करता है। समलेख कार्यक्रम कहता है इसका जो टारगेट है कि हमें शुभेच्छा को कम करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे चांसेस हैं क्लाइमेट चेंज करने के, वो समाज हो या कोई कंट्री हो या कोई क्षेत्र हो, उनमें हमें उसको अनुकूलित करना पड़ेगा, उसमें फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे क्लाइमेट चेंज हो जाए तो उसको मतलब एडेप्ट कर पाएँ। अब एक अनुच्छेद 6 है इसका, जो कार्बन क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार की बात करता है। 2013 जो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करता है कि 320 मिलियन टन CO2 के तुल्य थी जो कार्बन क्रेडिट हमने वो किया, इसको 2030 तक हमें उपयोग करना है इस कार्बन क्रेडिट को, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। 6.4 बोलता है इसका कि 5% का उपयोग तो अनिवार्य रूप से हमें एडप्शन में करना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसके लिए धन आपका स्वैच्छिक है। देन ये चीज़ें इसमें आई हैं। एक रेड 7 की बात कर, रेड 7 क्या होता है, इधर देखो, रेड 7 होता है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब वनस्पतिकरण और निम्नीकरण की वजह से बात कर रहे हैं। ये एक योजना है 2015 वर्ष 2015 और 2021 के दौरान कार्बन क्रेडिट मतलब के उपयोग का बहिष्कार किया गया था कि नहीं करेंगे हम, कि जो हमने निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी से जो हमने कमी की, उससे हमने जो कार्बन क्रेडिट किया उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज। लेकिन अब बात कर रहे हैं 2030 तक हमें उपयोग करना पड़ेगा, मतलब डबल इम्पैक्ट, डबल डायमेंशन से हम काम करेंगे तभी हमें टारगेट मिलेंगे। देन हानि और क्षति की बात करते हैं, जो ग्लासगो डायलॉग में बोला ही है। इसको सैंटियागो नेटवर्क का समर्थन करने से यूएनएफसीसी एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे हम जाके बैंक जितने भी हैं संगठन हैं, बैंक हैं, लिंक हैं, तो हानि क्षति के संबंध में जो हेल्प करना चाहता है वो हेल्प कर सकता है। क्योंकि हानि क्षति क्या है, ये एक मतलब इसको आप इस तरह से देखिए कि जो ये परमानेंट है, स्थायी है, मतलब जिस तरह से चक्रवात आ गया है, भूकंप आ गया है, ये चीज़ें आ गई हैं, ये मतलब इसको टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट है। जो हो गया, क्षति हो चुकी है, उसको हमें बढ़ना पड़ेगा। देन जलवायु कार्यक्रम संबंधी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी, हमें फंडिंग, टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण हमें योग्य करना पड़ेगा कि हम उत्सर्जन को कम से कम करें और अनुकूलन करें इसका। फिर हमें टाइम लिमिट बनानी पड़ेगी, जैसे 2025 में अगर एनडीसी हमने दी तो उसकी 2035 तक टारगेट खत्म हो जाना चाहिए और अचीव हो जानी चाहिए। 2030 में अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो 2040 विल बी लास्ट टारगेट। कुछ डेफिनेशन देखो, हानि क्षति हमने बताया कि जिसको अनुकूलित नहीं है, जिसको अडेप्ट नहीं किया जा सकता, मतलब अनुकूलित नहीं कर सकते हम उसको, सुविधा को जो हो चुकी है, जल स्तर में जैसे वृद्धि हो चुकी है, तापमान में जैसे टेम्परेचर जितना बढ़ चुका है उसको धीरे धीरे हम कम करेंगे। तो ये एक्सट्रीम मौसम कंडीशन की बात, बाढ़, तूफान, ये सारी चीज़ बता रहे हैं। देन बाजार और गैर बाजार की बात करते हैं, मतलब हमें इस दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा, मतलब गैर बाजारिक दृष्टिकोण, ये हमें प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, ये सारी चीज़ें डेवलप भाग रहा है इंसान, उसको हमें रोकना पड़ेगा। 6.2 तो ये हमें प्रति टन जैसे हम नवीनीकरण की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को मिल के आना पड़ेगा। अगर हम मिल के काम नहीं करेंगे तो हम सतत विकास के लक्ष्यों तक नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यूएनएफसीसी के बारे में, अभी हमने आईपीसीसी जाना, डब्ल्यूएमओ जाना, हमने यूनेप जाना, अब हम यूएनएफसीसी को जानेंगे। फिर हमने जाना कि कब 1972 में से स्टार्ट होकर कैसे सीएमएस बना, सीबीडी बना, ये सारी चीज़ें। अब यूएनएफसीसी की बात करें तो 1902 में ये बना और लागू हुआ 1994 से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि इसको रियो कन्वेंशन बोलते हैं। रियो कन्वेंशन को ही मतलब आपका यूएनएफसीसी बोला जाता है। बाद में इसका नाम चेंज हुआ, 92 रियो अर्थ समिट हुआ। इसमें 3 विषय में 3 कन्वेंशन और हुए थे, जैसे यूएन सैट को ही बोलते थे यूनेप, मतलब ये एक ही था कि डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा आपका जो हुआ आपका यूएनसीबीडी हुआ, यूएनसीबीडी जैव विविधता पे बात करता है, और मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए यूएनसीसीडी,
UNCCD मरुस्थलीय रोकथाम के लिए, और जो आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए बात करते हैं वो CBD, मतलब CBD और CCD ये हुआ। और यूएनसेड आपका यही है, आपका पर्यावरण और डेवलपमेंट की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ। देन आपका ग्रीन हाउसेस की जो कंसंट्रेशन है उस स्तर पर हमें मेंटेन करना है, तभी ये बात कर रहा है कि जो स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को भी रोक सके। मतलब नेचर करता है, हमें ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए, ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए भाग रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा GHG हमने एनवायरनमेंट में भेज दिया, अब प्रॉब्लम्स हमें ही आ रही हैं। तो हम एक टाइम देंगे कि इसके भीतर हमें ये काम करना है जिससे हम अनुकूलित कर सकें और हमें एक नेचर को भी टाइम मिल सके उसको अडेप्ट करने का। हम आर्थिक विकास को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसका कहाँ है सचिवालय? बोन और जर्मनी में, ठीक है। NDC के लिए रजिस्ट्री का भी कार्य कर रहा है, ये सचिवालय करते हैं, तकनीकी विशेषज्ञता देता है, कई रिपोर्ट्स बना रहे हो या भी, और क्योटो तंत्र के कार्यान्वयन में भी सहायता देता है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन देता है, हेल्प करता है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग जिन्हें 50-50, 20-20, 30-30 साल का अनुभव है यहाँ पे हैं। सदस्यता, भारत इसका सदस्य है, 197 देश इसके टोटल हुए हैं। कॉप बोला जाता है। अब कॉप जो होता है ना, कॉप में ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौता भी इसी के तहत रखे गए हैं। इसका तंत्र कैसे काम करता है? इसका तंत्र काम करता है एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के ऊपर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मतलब यही डिसीजन लेता है सारे, इसके प्रतिनिधि में मतलब सभी पक्षकार आएंगे जो इसके सदस्य हैं, और इसकी एवरी ईयर एक बैठक होगी अगर जब तक कॉप इसमें परिवर्तन की बात नहीं करता। दूसरा होता है क्योटो प्रोटोकॉल पे जो CMP कर रहे हैं, तो उस पर क्योटो प्रोटोकॉल की कार्यान्वयन जो निगरानी करता है, मतलब ये कि उन्होंने जितने आपके लक्ष्य बनाए थे, जितने प्रॉमिस किए थे, वो कहाँ तक इसको कर चुके हैं। देन इसमें ये इनकी मीटिंग के भागीदार के लिए भी वो करता है जो गैर पक्षकार है, मतलब इसमें है नहीं, मतलब इसकी सदस्यता नहीं ली लेकिन आते हैं। और दूसरा इसका पर्यवेक्षक इनकी सेम कॉप में CMA होता है। CMA मतलब पेरिस समझौते के तहत हमने जो CMA अभी 3 हुआ ना, CMA 3 हुआ जो COP 26 के साथ में हुआ, तो CMA पेरिस समझौता है, ये भी सेम काम करता है। इसके भी टारगेटेड देखता है, मेन ये है कि हमने अब ये देखना है कि भारत कहाँ पे भारत ने साइन किया है, आपका क्या क्या हुआ है, कि क्या क्या हमारी प्लेस थी, क्या क्या डिक्लेरेशन है, क्या क्या एजेंडा हमने COP 26 में लिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले दिया कि 2030 तक 30 से पूर्व विश्व स्तर पर हम जो उत्सर्जन है, जो विद्युत, सड़क और ये जो हमारे कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके उत्सर्जन के, वहाँ पे हम क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, संधारणीय समाधान का प्रयोग करेंगे और किफ़ायती, सुलभ और आकर्षक विकल्प बनाने के लिए काम करेंगे। मतलब हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहेंगे, और भारत ने इस पर साइन किया है। नेक्स्ट, मीथेन पे प्रतिबद्धता लगाई है, भारत ने इसको डिनाई किया है कि नहीं भैया, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, उस पर ध्यान रखना है। गैर बाध्यकारी समझौता है, 30% की कमी करेंगे 2030 तक, जो इसके हस्ताक्षर देश हुए। देन वन और भूमि का उपयोग हम ग्लासगो बैठक में जैसे हमने घोषणा ली है कि उसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो निम्नीकरण और भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए वन और भूमि का पुनरुद्धार करेंगे। इस पे हमने एक 2030 तक सेम टारगेट दिया है इसने, और भारत इसका भी नहीं है, इस पर भी साइन नहीं किया भारत ने। अब फैक्ट्स, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, भारत सब्सिडी देता है, ये करता है वस्तु उत्पादन और उपभोग के मामले में। हमने संधारणीय व्यापार का समर्थन किया, यूके इंडोनेशिया, ये ध्यान रखना, यूके और इंडोनेशिया द्वारा इसका वो किया, भारत ने यहाँ भी साइन नहीं किया। नेक्स्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और पॉलिसी एक्शन पे बात करता है। ये प्रकृति के संरक्षण हेतु इमीडिएट कार्रवाई करने की और निवेश करने की बात करता है कि हम संधारणीय तरीक़ों से हमें एग्रीकल्चर में काम करना पड़ेगा। भारत में एजुकेशन का लेवल 74.404% है। भारत में टेक्नोलॉजी भी इस तरह से डेवलप नहीं कर पाई है कि एग्रीकल्चर में हम उस तरह से एकदम एक्शन ले लें, तो उस तरह से भारत को ध्यान रखना है। तो भारत ने यहाँ भी साइन नहीं किया है। देन 100% शून्य उत्सर्जन की बात करता है, भारत यहाँ पे साइन कर चुका है कि 2050 तक हम काम करेंगे।
सरकार हो, ऑटोमेटिव निर्माता हो जो मतलब मोटर बाइक्स ये बना रहे हैं, ये मतलब ऑटोमेटिव जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी, ये सारे हैं कि इन पे गैर बाध्यकारी समझौता बनाया हमने कि हम कारों और वैन जो भी हम डेवलप करेंगे 2040 तक, 2035 से पहले जो मेन मार्केट है वहाँ पे जितनी भी कारें आएंगी वो शून्य उत्सर्जन करने वाली होंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, BHVH4 कर रहे हैं। देन एक बियॉन्ड ऑयल एंड गैस भोगा एक है जिसमें डेनमार्क और कोस्टारिका की सरकारों ने नेतृत्व किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कहता है कि प्रबंधित आधार पर, मतलब एक हम मैनेज करेंगे और चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं को समाप्त करेंगे। जैसे गैस उत्पादन में चरणबद्ध तरीके से हम सब्सिडी वब्सिडी ये ख़त्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम काम करेंगे। देन ग्रीन शिपिंग की बात करता है। ये ग्रीन शिपिंग में 3 प्रॉब्लम, मतलब कहाँ पे किस तरह के प्रकार आते हैं इसमें शिप करते हैं। एक तो तेल रिसाव हो जाता है, तो अपशिष्ट केमिकल्स मिल जाते हैं आपके समुद्र में। ध्वनि प्रदूषण होता है, समुद्री जीवों पे प्रभाव पड़ता है। एक वाटर ब्लास्टिंग, मतलब जो हमने काम कर लिया, गर्म पानी हम समुद्र में डाल देते हैं। ये 3 कारण हैं सबसे बड़े। भारत ने इस पर साइन नहीं किया। 22 देशों का ये एक संगठन है, COP26 में इस पर बात हुई कि हम शून्य उत्सर्जन करेंगे। मेन ये है, इस पर ध्यान देना। पंचायत, इंडियाज़ पंचायत, ये क्वेश्चन में आ सकता है कहीं भी आपका। ग्लासगो में इस पे बात हुई COP26 में। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य पंचामृत एक योजना है, मतलब पंचामृत के तहत हमने इस पे काम करने की बात की। पहला 2070 तक निवल कार्बन शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, मतलब CO2 के उत्सर्जन में 2070 तक हम टारगेट बना लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। 2030 तक हम गैर जीवाश्म ऊर्जा को बढ़ाकर 500 गीगावाट कर लेंगे, जो हमने 100 गीगावाट अपने टारगेट ली थी। 2030 तक 50% ऊर्जा की आवश्यकता हम रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब कोयला प्रधान ऊर्जाओं को हम कम कर देंगे। हम विंड पे काम करेंगे और सोलर पे काम करेंगे। 2030 तक कुल अनुबंधित जो CO2 है 1 बिलियन टन की कमी करेंगे हम उत्सर्जन में। देन 2030 तक कार्बन तीव्रता को घटाकर, इंटेंसिटी घटाकर 45% से इसकी कम कर देंगे। ठीक है, COP20 जो मेजर इनिशिएटिव और क्या हुए हैं, इसमें हम CDRE देख लेते हैं। CDRE क्या है? कोaliशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। 2019 में न्यूयॉर्क में यूनेप का एक शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें भारत द्वारा शुरू किया गया था ये कि हम कैसे काम करेंगे अगर हम सतत विकास का समर्थन करते हुए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों को सहने में सक्षम नई और बुनियादी ढांचे प्रणाली को अनुकूल बना लें। कि कोई आपदा हो रही है, हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं जो उसका इम्पैक्ट पड़े। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी थी और कुछ बैंक्स ने, जो डेवलपमेंट बैंक हैं, उन्होंने फंड के लिए बात की। जो आपका ग्रीन एरिया देख रहे हो, मतलब भारत भी इसका लक्ष्य है, और इनके बीच में ये साझेदारी हुई। जो आपका इधर देखो, आपका ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, श्रीलंका, भारत, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं। इधर कनाडा, USA, और इधर पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, और ये 10 वैश्विक संगठनों के द्वारा इन्होंने एक सूचकांक भी निकाला, ग्लोबल रेजिलेंस इंडेक्स इनिशिएटिव। किसने निकाला? 10 वैश्विक संगठनों के द्वारा। देन GRI के भागीदार कौन है? जो बीमा वाली कंपनी है, जलवायु प्रत्याश निवेश गठबंधन है, आपदा वाले हैं, GEM फाउंडेशन है, UK सेंटर फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग है, ये इसके भागीदार हैं। इन्होंने टारगेट क्या बनाया? जो बीमा जोखिम मॉडलिंग सिद्धांत पर निर्मित मैट्रिक्स का हम उपयोग करेंगे। जैसे बीमा उस पर, जो इंश्योरेंस के उस पर करते हैं कि कितना जोखिम के हिसाब से, वैश्विक स्तर पर इसका ओपन रेस्पॉन्स लेंगे और डाटा कलेक्ट करें, डाटा देंगे। सेकंड क्या है? कॉरपोरेट जलवायु जोखिम प्रकटीकरण हेतु, मतलब जो विस्तृत श्रृंखला एक जो हमने ये सुविधाएं दी हैं प्रदान करने के लिए, इसका एडेप्शन योजना के लिए हम रिपोर्टिंग करेंगे। जो NDC की बात हो रही है, हम जो पूर्व निर्धारित ह्यूमैनिटेरियन फाइनेंस हेतु काम करेंगे, किस तरह से हमें फंडिंग करनी है इस चीज़ में। एक नेट जीरो का लक्ष्य लिया गया है ग्लासगो वित्तीय गठबंधन, मतलब पैसा तो चाहिए ना किसी चीज़ के लिए, तो फाइनेंस अलायंस कैसे काम करेगा? तो UNFCCC जो है क्लाइमेट एक्शन COP26 प्रेसिडेंसी के साथ में इन्होंने जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए एक विशेष दूत लॉन्च किया। मतलब एक ऐसा गठबंधन कर लो जिसमें फाइनेंस की प्रॉब्लम ना आए बाद में। अप्रैल 2021 में ये प्रस्तुत हुआ था, क्योंकि अप्रैल 2021 में मतलब यहीं पे आपका
COP26 ग्लासगो में हुआ था। ये अग्रणी वित्तीय संगठनों के लिए एक मंच देगा। इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं के विकार्बनीकरण के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना, उसमें तेज़ी लाना। 2050 तक टारगेट है कि इसको जीरो लाना। इसका लक्ष्य मतलब रेस टू जीरो अभियान के रूप में शुरू हुआ और 2030 तक आधा करना लक्ष्य है। ठीक है, ये फंडिंग देगा, फंडिंग जुटाएगा, ये सारे काम। कंपनियां, शहर, क्षेत्र, वित्तीय, शैक्षणिक संस्थान जो हैं, जो इसके इन्होंने अभिकर्ता नहीं हुए पेरिस समझौता के, को एकजुट करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक, ये सारे काम एक साथ। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, नेट जीरो एसेट मैनेजमेंट इनिशिएटिव और एसेट ओनर्स पे बात करेगा, एसेट इंश्योरेंस, ये सारे काम। देन यूनेप FI द्वारा एक आयोजित नेट जीरो बैंकिंग एक अलायंस है। ठीक है, नवीनतम नेट जीरो गठबंधन है। अन्य नेट जीरो गठबंधनों में शामिल नेट जीरो एसेट मैनेजमेंट इनिशिएटिव और यूनियन इनिशिएटिव एसेट एन्योर अलायंस की बात करता है। इससे पहले क्या हुआ था, 2019 में जो UN महासभा थी, उसने उत्तरदायी बैंक सिद्धांतों को भी लॉन्च किया था। मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तभी हम अपने टारगेट्स कर पाएंगे अचीव। तो आज की क्लास हम होप यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका, हमने यहाँ पे छोड़ा है। अब जिस बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दें। आपको कंटिन्यूएशन में पूरी सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, अगेन एक बार और आपको और आपके परिवार को हमारी और हमारी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और हमें कृतज्ञ रहना पड़ेगा उन सपूतों के लिए, उन माँओं के लिए जिन्होंने जवानी में अपना बेटा खो दिया। 25 साल के लड़के ने फांसी खा ली, 25 साल का लड़का शहीद हो गया। कैसे, कहाँ से इतना जुनून, इतना जोश कहाँ से आया? ये हमारी संस्कृति थी। इस देश को आज़ादी देने के लिए जो उन्होंने अपना खून बहाया, कितने संघर्ष किए, कितनी यातनाएं ली, कितनी पीड़ा सही, आज का युवा समझना पड़ेगा। 75 करोड़ के करीब हैं आप। अगर अभी भी इस देश को विश्व गुरु में नहीं वो कराया, और युवाओं ने इधर उधर मतलब गलत दिशा में मत जाओ, एक अच्छी गाइडलाइंस के साथ में एक अच्छे काम करो। हो सके तो ये मेरा संदेश आप सभी युवाओं को भेजना, शायद किसी न किसी की तो ज़िंदगी बदले। आप सभी को मेरा और मेरी टीम का नमस्कार।